त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। बोर्ड परीक्षा 2021 की दृष्टि से माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की एनसीईआरटी की जहां भी चलती है, जिस भी राज्य में भी चलती है, सभी बोर्डों को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो मैं यहां पर आजकल आपको जो बता रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न व्यष्टि अर्थशास्त्र से आ सकते हैं। तो पहला वीडियो चैप्टर नंबर 1 का हम बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और यह जो आज मैं ले रहा हूं वह है चैप्टर नंबर 2, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो चैप्टर है उसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर्स। तो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत वाला जो लेसन है, यह इंटर की क्लास में सबसे बड़ा लेसन है, सबसे बड़ा पार्ट है। तो यहां पर परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 21 के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न यहां पे लिखा हुआ है कि बजट सेट किसे कहते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि बजट सेट उन वस्तुओं के सभी बंडलों का समूह है जिन्हें उपभोक्ता बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। ये परिभाषा आपने सीधे ऐसे ही लिखनी है, जैसे यहां पे लिखी गई है वैसे आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बजट सेट। अब इसी को हम यहां पर स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि बजट सेट होता क्या है। इसी का अगला क्वेश्चन है कि बजट रेखा क्या है। बजट रेखा क्या है? परिभाषा है कि दो वस्तुओं की बाजार कीमत और उपभोक्ता की आय से जो रेखा तैयार होती है उसे बजट रेखा कहते हैं। दो वस्तुओं की कीमत, क्योंकि मार्केट के अंदर जो वस्तुएं होते हैं उनका अपना एक प्राइस होता है, प्रत्येक वस्तु का अपना मूल्य होता है। और जब व्यक्ति खरीदने जाता है तो उसके पास ये मान लिया जाता है कि एक निश्चित इनकम होती है, एक निश्चित आय होती है कि जिस पर वह वस्तुओं को खरीद सकता है। आगे देखिए कि बजट रेखा का समीकरण क्या है। P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। M फॉर है मनी। P1 का अर्थ हुआ पहली वस्तु की कीमत, ठीक है, और ये होगी x1 पहली वस्तु। धन लगा दिया, P2 दूसरी वस्तु का मूल्य, और x2 हो गया दूसरी वस्तु, और M हम आपको बता चुके हैं, M फॉर मनी, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण क्या बोल रहा है कि माना किसी व्यक्ति के पास 50 रुपया है, 50 रुपया है, तो देखिए x1 का यदि प्राइस 5 रुपया है और व्यक्ति क्या करता है, 4 वस्तुएं खरीदता है, तो 5 चको 20 रुपए यहां पे उसके खर्च हो जाएंगे। प्लस दूसरी वस्तु का प्राइस कितना है, 6 रुपया है, और कितनी वस्तुएं खरीदता है, 5 खरीदता है, तो 6 5 30 और 20 इधर हो गया 50, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर गणितीय दृष्टि से भी आपको बता दिया है, तो आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, अब बात आती है कि बजट रेखा क्या है। यदि छोटा प्रश्न है तो यहीं तक ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बड़ा प्रश्न आता है तो आपको यहां पर रेखा चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो रेखा चित्र बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहां पे देखिए, क्योंकि दो वस्तुओं की बाजार कीमत, दो वस्तुओं की बाजार कीमत और व्यक्ति की आय से ही क्या होता है, बजट रेखा का निर्माण होता है। और यही बात इसमें भी कही जा रही है बजट सेट के अंदर। तो डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद समीकरण लिखेंगे ये वाला, उसके बाद आप रेखा चित्र सीधे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, आपने एक अक्ष इधर लेना है और एक अक्ष इधर लेना है, तो 2 अक्ष हो गए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने एक बिंदु लेना है और एक इधर एक बिंदु लेना है, और सीधे यहाँ से एक रेखा यहाँ पर आप स्केल की सहायता से सीधी खींच लेंगे, ठीक है। ये रेखा हो जाएगी बजट रेखा, ठीक है। अब बजट रेखा क्या बताती है कि इस त्रिभुज के अंदर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी आय से 2 वस्तुओं को परचेज कर सकता है। तो इतना सोचना कुछ नहीं है, आपने सीधे यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींचनी है। ओके, और यहाँ पे लिखना है y वस्तु और यहाँ पे x वस्तु, अर्थात व्यक्ति 2 वस्तुएं क्या कर रहा है, खरीद रहा है। रेखा चित्र पे 2 ही वस्तुएं आती हैं, और यहाँ पे समीकरण लिख देंगे ये वाला, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। तो इस प्रकार से हमारा जो बजट रेखा क्या है, यहां पर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसको आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, कि शॉर्ट आंसर का है कि लॉन्ग आंसर का है। अगला देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयोगिता क्या है। यूटिलिटी, तुष्टि गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपयोगिता किसे कहते हैं?
तो हम जीवन में बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को क्या करते हैं, खरीदने का काम करते हैं, उनको खाने का काम करते हैं, पहनने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? कि उससे हमें आनंद मिलता है, उससे हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती है। भोजन करने से हमारा क्या हो जाता है, भूख मिट जाती है, शरीर को एनर्जी मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। बिना भोजन के तो हम रह नहीं सकते हैं। तो उपयोगिता या तुष्टि गुण की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि तुष्टि गुण या उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जो मानव की आवश्यकता को पूरा करने का काम करता है या संतुष्ट करने का काम करता है। क्या परिभाषा होगी कि तुष्टि गुण या उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जो कि मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करता है या करती है, उसे कहते हैं तुष्टि गुण या उपयोगिता। जैसे पानी पीने से प्यास बुझ जाती है यदि व्यक्ति प्यासा है। ठीक है, यदि व्यक्ति भूखा है तो भोजन करता है, तो भोजन करने से उसकी भूख क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यदि व्यक्ति को गर्मी लग रही है तो कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, तो कुछ समय के लिए उसे ठंडक महसूस होती है। ठीक है, इसी प्रकार से नींबू पानी पी लेगा तो उसको क्या होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि वो कमरे के अंदर आया, गर्मी है, फैन चला दिया, तो उससे भी क्या मिलेगा, उसको आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए लोगों ने फैन लगा रखे हैं, एसी लगा रखे हैं, ठीक है, कूलर का यूज करते हैं। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है जिसको कि मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 ले रखा है, उपयोगिता के प्रकार बताए। अर्थात जो ये उपयोगिता है या तुष्टि गुण है, इसके प्रकार। ठीक है, तो प्रकार में क्या है कि जो उपयोगिता है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सीमांत उपयोगिता और एक होती है कुल उपयोगिता। तो इस प्रकार से तुष्टि गुण 2 प्रकार का आ गया कि सीमांत तुष्टि गुण और कुल तुष्टि गुण। अब सीमांत तुष्टि गुण किसे कहते हैं कि जब उपभोक्ता क्या करता है, किसी वस्तु की 1 से अधिक इकाइयों का लगातार क्या करता है, प्रयोग करता, उपभोग करता है। जैसे अमरूद खा रहा है, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5वां खाया। ठीक है, तो इसी क्रम में जो अंतिम अमरूद है उससे उसे कितनी संतुष्टि मिली, अर्थात किसी वस्तु का जब उपभोक्ता लगातार उपभोग करता है तो अंतिम वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है उसे कहते हैं सीमांत तुष्टि गुण। ठीक है, और अगला देखिए कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि जब व्यक्ति 1 अमरूद खाता है, दूसरा खाता है, तीसरा खाता है, चौथा खाता है, 5वां खाता है, तो पहले वाले से कितनी मिली, दूसरे वाले से कितनी मिली, तीसरे वाले से कितनी मिली, चौथे से कितनी मिली। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी का जोड़ कर दिया जाए, अर्थात सभी वस्तुओं का उपभोग करने से जितनी संतुष्टि प्राप्त होती है उसके कुल योग को कुल तुष्टि गुण या कुल उपयोगिता कहते हैं। तो इस प्रकार से उपयोगिता 2 प्रकार की होगी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब इसी में क्या है कि जो सीमांत उपयोगिता होती है इसके 3 स्वरूप होते हैं। हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरी होती है शून्य सीमांत उपयोगिता और तीसरा होता है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। क्या बोला, पहला है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, फिर है शून्य सीमांत उपयोगिता और उसके बाद है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। और जो कुल उपयोगिता है और सीमांत जो उपयोगिता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता में एक अमरूद खाने से कितना मिला, दूसरे से खाने से कितना मिला, तीसरे खाने से कितना मिला, तो इसके जोड़ से ही हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, अगला इसी में कि जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो उस समय जो कुल उपयोगिता होती है वह अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। और इसका उल्टा क्या होगा कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता उस समय 0 या 0 होती है। अगला देखिए, ये 2 बातें यहां पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो जो ये उपयोगिता का जो विचार है यूटिलिटी का, ये प्रोफेसर मार्शल का है। और प्रोफेसर मार्शल का मानना था कि हम क्या कर सकते हैं कि तुष्टि गुण या उपयोगिता को माप सकते हैं। और उसने कहा किसके द्वारा, हम उसको पैसों के द्वारा माप सकते हैं। माना अमरूद मिला 5 रुपए का, तो तुष्टि गुण कितना मिला, 5 रुपए का। तो इस प्रकार से जो उपयोगिता के संबंध में
मार्शल का विचार है वह गणवाचक दृष्टिकोण कहलाता है। गणवाचक अर्थात जिसकी हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो उपयोगिता के संबंध में अभी आएगा, यहां पे दूसरा जो विचार आता है, ठीक है, जिसमें कि अनधिमान वक्र की सहायता से हम जानेंगे यहां पे कि अनधिमान वक्र किसे कहते हैं, और यहीं पे लिखा हुआ है कि उपभोक्ता के संतुलन को समझाना है। ठीक है, तो उपयोगिता के बारे में तो गणवाचक दृष्टिकोण है प्रोफेसर मार्शल का, कि जिसने क्या कहा कि उपयोगिता को हम पैसों के द्वारा माप सकते हैं, मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं। लेकिन आगे चलकर हिग्स आया, एलन आया, उन्होंने कहा कि हम उपयोगिता को नहीं माप सकते हैं, क्योंकि पानी पीने से कितना आनंद मिला, कितनी संतुष्टि मिली, तो पता तो चलता नहीं है, तो इसको कैसे मापेंगे, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। तो दूसरा जो दृष्टिकोण आता है उपयोगिता का मापने के संबंध में आता है क्रमवाचक दृष्टिकोण, जो कि हिग्स एलन ने दे रखा है। तो आप इसमें हिग्स का नाम लिखेंगे कि क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत उपयोगिता को मापने का तरीका बताया गया है, वो किसने दिया, ये दिया हिग्स ने। एलन भी आ रखा है, वो भी राइट होगा। ठीक है, और यदि हिग्स से पूछा गया है तो हिग्स आप लिखेंगे वहां पे। तो हिग्स ने क्या कहा, हिग्स ने कहा कि हम तुष्टि गुण को नहीं माप सकते हैं, इसको हम केवल महसूस ही कर सकते हैं। हाँ, तुष्टि गुण को हम क्रम दे सकते हैं, इसलिए जो हिग्स एलन का विचार है वो क्रमवाचक दृष्टिकोण कहलाता है, ऑर्डिनल अप्रोच कहलाता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच में होता क्या है कि सेब खाने से ज्यादा संतुष्टि मिली या अमरूद खाने से, दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो जिससे व्यक्ति से पूछ के ही पता चल सकता है कि उसको अमरूद ज्यादा अच्छा लगा या दूसरा फल अच्छा लगा, या उसको आम अच्छा लगा या केला अच्छा लगा। तो जो अच्छा लगा उसको पहला नंबर देगा, ठीक है, दूसरा जो उसे ठीक लगा दूसरा नंबर देगा। यदि और भी फल खाता है तो उसको अगला क्रम देगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 के क्रम में देगा। तो इस प्रकार इसको कहा गया है क्रमवाचक दृष्टिकोण, किसके, हिग्स के विचार को। तो हिग्स ने क्या कहा, आगे देखते हैं कि उसने अगला विचार दिया उपयोगिता के बारे में, अनधिमान वक्र का, जिसे कि तटस्थ वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तटस्थ वक्र, अनधिमान वक्र और उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे तो लिखा कि सहायता से, कि अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए, लेकिन यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि अनधिमान या तटस्थ वक्र किसे कहते हैं। तो जो तटस्थ वक्र होता है वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाता है, जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। उसे कहते हैं अनधिमान वक्र या तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र, और इंग्लिश में कहते हैं इसको इंडिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व इसको कहते हैं। अब यहां पे देख लेते हैं कि अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाना है। तो अनधिमान वक्र के बारे में एक तो आप उसकी परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है। ये हमें देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है। यदि एक ही नंबर आना है तो तटस्थ या अनधिमान वक्र की सीधी परिभाषा लिखनी है। लेकिन यदि इतना पूछा जाता है तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वह लॉन्ग आंसर का होता है और इसका उत्तर क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए आप परिभाषा भी लिखेंगे, यहां पर मान्यताएं भी लिखी जाएंगी कि अनधिमान वक्र में जब उसका विश्लेषण करते हैं, उसको जब बतलाते हैं तो कुछ मान्यताओं को मान लिया जाता है। अभी मान्यताएं क्या होती हैं कि जैसे कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में मान लिया जाता है कि जो उपभोक्ता है वह विवेकशील होता है। इसका मीनिंग हुआ कि वह अपनी जो आय है वो विभिन्न वस्तुओं पर सोच समझकर खर्च करता है कि जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले, ज्यादा से ज्यादा उसको आनंद की अनुभूति हो। तो पहला लिखेंगे उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, ठीक है। उपभोक्ता की आय क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, इसका मीनिंग हुआ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से वस्तु विभाजनीय होनी चाहिए, अर्थात वस्तु विभाजनीय होनी चाहिए कि जिसको हम टुकड़ों में बांट सके, ठीक है, और उसको आगे पीछे करके घटाया जा सके। आगे फिर आपको बतलाने वाले हैं इसी में। अगला इसी में कॉन्सेप्ट आता है इसी विशेषता का कि जो व्यक्ति है, जो उपभोक्ता है, आय भी स्थिर होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो स्वभाव है, रुचि है, उसमें भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी में बताया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए मार्केट के अंदर, तभी जाके
अनादिमान वक्र विश्लेषण का हम अध्ययन कर पाएंगे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे मान्यताओं में कि पहला, उपभोक्ता विवेकशील होता है, वस्तु विभाजनीय होती है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, उपभोक्ता को बाजार की जानकारी होती है, उपभोक्ता की आय स्थिर होती है। इस प्रकार से कुछ मान्यताएं ये मैंने आपको बताई कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आप लिखेंगे। और उसके बाद आएगा कि अनादिमान वक्र को रेखा चित्र के द्वारा आप समझाना है इसको, ठीक है। तो रेखा चित्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले उसकी शर्त लिखनी है कि उपभोक्ता अनादिमान वक्र पर कहां पर संतुलन की अवस्था में होगा। तो संतुलन की अवस्था में कहां पर होगा, उससे पहले दो शर्तें आती इसमें कि पहला है कि अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर हो, अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर हो, और दूसरा है कि अनादिमान वक्र बजट लाइन को ऊपर से स्पर्श करें, ठीक है। कि जो अनादिमान वक्र है उसका जो ढाल होगा वो उन्तोदर होना चाहिए, और दूसरा बोला कि जो अनादिमान वक्र है वो बजट रेखा को ऊपर से स्पर्श करेगा। तो ये दो शर्तें आपने याद रखनी है, ओके। अब इसके बाद अब आता है इसका रेखा चित्र पे, इसको आप कैसे दर्शाएंगे। तो सीधी सी बात है कि रेखा चित्र को बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस प्रकार से 2 एक्सिस को आप यहां पर ले लेंगे, इस पे आ जाएगा x वस्तु और y अक्ष पे आ जाएगा y वस्तु। इस प्रकार से आपने सबसे पहले इस काम को करना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से सीधे एक बिंदु यहां पे ले लीजिए, एक यहां पे ले लीजिए, और यहां से आप एक रेखा ड्रॉ कर दीजिए स्केल की सहायता से। ये हो जाएगा आपका A और B बजट लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है, शर्त क्या है कि जो अनादिमान वक्र है, जो तटस्थ वक्र है उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, वह क्या करे, एक तो पहला बोला कि वह मूल बिंदु था इस तरफ क्या हो, अंदर की तरफ उन्तोदर ढाल का हो। कैसा ढाल का हो, उन्तोदर ढाल का हो। तो अब हमने क्या करना है, यहां से आप एक बिंदु यहां पे पहले निर्धारित कर लीजिए, ठीक है। और यहां से आप क्या करेंगे इस प्रकार से, और ये हमारा इस पे लिख देंगे और आईसी। आईसी का मीनिंग वही हुआ, अनादिमान वक्र, इसको इंग्लिश में लिखेंगे इंडिफरेंस कर्व हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ढाल है इसका अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ क्या हो गया है, पचक गया है इधर की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार का ढाल होता है उन्तोदर ढाल। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई, ठीक है। दूसरा क्या बोला कि जो ये आईसी कर्व है वह बजट रेखा को स्पर्श करे किसी बिंदु पर। तो उसने इस बिंदु पर यहां पर स्पर्श कर दिया, तो दूसरी शर्त क्या हो गई, पूरी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको यहां मिलाइए और इसको यहां मिलाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर एक्स वस्तु, ठीक है, की मात्रा इतनी हो जाएगी, ठीक है, और वाई वस्तु की कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर संतुलन का बिंदु मतलब ये है, ठीक है, कि यहां पर एक्स गुड्स की इतनी और वाई गुड्स की इतनी मात्रा वो जब लेता है, दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बताया जैसे कि अनादिमान वक्र बतलाता है, तो इतने से ही क्या हो जाएगा, आप कहा जाएगा कि उपभोक्ता ए बिंदु पर संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। जो उपभोक्ता है वो किस बिंदु पर संतुलन की अवस्था में है, ए बिंदु पर संतुलन की अवस्था में है। इतने से ही हमारा क्या काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।